फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन ISO है। चूँकि वो IOS या उस तरह कहना अच्छा नहीं लगता, दिखने में अच्छा नहीं लगता, उन्होंने उसको थोड़ा सा शफल कर लिया है कि एब्रीवेशन में शफल करने की इजाज़त है। जैसे शेयर का बैलेंस करने के लिए अक्सर शोरा कराम लफ्ज़ को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, शेयर का बैलेंस करने के लिए, राइट। तो ये बैलेंस किया है। वैसे इसकी अगर फुल फॉर्म कोई पूछेगा, लोग ISO से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जबकि यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, ठीक है। उसमें सेफ्टी के भी हैं, उसमें एनवायरनमेंट के भी हैं, उसमें क्वालिटी के भी हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि ISO 14001 करके एक सीरीज़ है, ठीक है। ISO 45,000 है, 14,000 है और 9,000 है। ये जो 9,000 की सीरीज़ ये हमारी क्वालिटी की है, ठीक है। एक सेफ्टी की है, एक एनवायरनमेंट की है, एक क्वालिटी की है। 18,000 भी है। फिर इसके खाने के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, फूड के स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी ISO के बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ISO। अच्छा, अब हमारा जो ISO 9000 सीरीज़ है उसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स यही है, ISO 9000 है और 9001 है। जो 9000 है वो क्या है, वो वोकेबलरी है। उसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, बस वो आपको दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, कि क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, QA क्या है, QC क्या है, ठीक है जी, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है जी। ये जितनी भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना थॉरोली थ्रू आउट, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है, ये सारी डेफिनेशंस उसमें टर्म्स, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस एंड वोकैबुलरी सारी ISO 9000 में लिखी है, जो कि इसमें यूज़ होती है आगे आगे, ठीक है। अच्छा, ISO 9001 जो है ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, इसके ना दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ है रिक्वायरमेंट्स वाले, आपने जो जब ये स्टैंडर्ड इम्पोज कर देना ना, जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट कर लेना है, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। और कुछ इसमें है गाइडलाइंस, ठीक है ना। वो गाइडलाइंस हैं, जैसे आप API के देखते हैं, API में कुछ स्टैंडर्ड्स है और कुछ है RPs, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। वो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन आप कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं नमाज में फ़र्ज पढ़ लो, वो ज़रूरी है, ठीक है जी। 7-2 सुनते हैं तो नफल भी पढ़ लो तो चलो ज़रा सवाब और मिल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह करो, ठीक है। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस होती है इनकी इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ एक ISO 10005 है, ISO 10005 वो गाइडलाइन है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान बनाने के लिए। वो A to Z आपको बताता है कि क्वालिटी प्लान कैसे बनाना है, बल्कि उसके एंड पे उसने 2-3 क्वालिटी प्लान बना के सब आपको एग्जाम्पल भी दी है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है, टेबुलेटेड फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाना है, बुलेटेड फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाना है। उसने 3-4 तरीकों से बना के आपको दिखा भी दी है, ठीक है। जो हमारा अरामको में जो क्वालिटी प्लान बनाने का स्टैंडर्ड है वो है साइट 1154, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 1154 वो भी फर्दर गाइड आपको क्या करता है, ISO 10005, ठीक है ना। वो भी गाइडलाइन है, ठीक है, उससे देख के आप काम कर सकते हैं वो, लेकिन आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट इम्पोज नहीं करता। लेकिन ये जब ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये आप पे इम्पोज हो जाती है, इसको आपने फुलफिल करना होता है, ये आपने फॉलो करनी होती है, ठीक है। और हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारा स्केड्यूल क्यों कहता है कि आपने ISO 9001 पे काम करना है, इसके मुताबिक आपने अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, कंपनी में लिखा रहता है ISO 9001, वो कंपनियाँ अप्रूव होती है, उसमें कंपनियाँ ISO पे अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ISO के मुताबिक डेवलप करती है। उसके बाद किसी ना किसी तो वो इसको फॉलो करते हैं ना, गाइडलाइन फॉलो करते हैं, दो बातें पता है, गाइडलाइन दोनों को फॉलो करना है। हाँ जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को देखते हुए, ठीक है ना। अच्छा, अब ISO 9001 जो है ना, ये इसके साथ अभी आप देखेंगे 2015 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2015 की इसकी रिवीजन है, ठीक है ना। जैसे हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं एडिशन लिखते हैं जी, ये 10वां एडिशन है, ये 11वां एडिशन है। इनका स्टाइल ये है कि ये साथ में अपना डेट डालते हैं 2015, ISO 9001 2015। ये इससे पहले 2008 था, अभी ये 15 आ गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि 2008 और 15 में फ़र्क क्या आया कि 2015 में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर एंटायरली चेंज कर दिया। वो क्यों? क्योंकि 2012-13 में जो इनकी डायरेक्टिव ISO डायरेक्टिव कमेटी है, ठीक है, उन्होंने बैठ के बात की। उन्होंने कहा यार देखो, हमने इतने स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, हर स्टैंडर्ड का एक अपना तरीकाकार है। इन्होंने लिखा और तरीके से, इन्होंने और सेफ्टी वालों ने और तरीके से लिख लिए,
एनवायरनमेंट वालों ने और तरीके से लिख ली, इन्होंने और तरीके से लिख ली। कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि सारे स्टैंडर्ड्स एक ही फॉर्मेट पे आ जाए, ठीक है, एक ही तरीकाकार से लिखे जाए, कॉमन टर्मिनोलॉजीज आ जाए, ताकि जब हम स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाएं ना तो इंटरेक्शन आसान हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं या आप जब एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं तो जब तक एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एरर आ जाएगा, राइट। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स को सिंक करने के लिए 2012 में एक स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने कहा जी आज से बाद जो भी स्टैंडर्ड हम रिवाइज करते जाएंगे हम इस स्ट्रक्चर पे आते जाएंगे, ताकि मतलब उसके बाद 15 में ये रिवाइज हुआ, ये उस स्ट्रक्चर पे आ गया, 18 में 14,001 रिवाइज हुआ, वो इस स्ट्रक्चर पे आ गया। सो 12 के बाद वो स्ट्रक्चर पे एग्री हो गए सब लोग, और जैसे जैसे वो चेंज होते गए सारे इस स्ट्रक्चर पे आने शुरू, ठीक है। अब वो जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, वो लिखा है किसमें, एनेक्स्चर SL, एक को कह रहा हूँ ISO का एक डॉक्यूमेंट है, गाइड इनके लिए अपनी डायरेक्टिव्स हैं जो ISO वो स्टैंडर्ड लिखने वालों के लिए है, वो गाइडलाइंस, वो उसमें एक एनेक्स्चर SL है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है। इस SL में उन्होंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर को कहते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर, HS, हाई लेवल स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये इसके 10 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है जी, स्कोप है। कोई भी स्टैंडर्ड लिखा जाएगा पहले उसका स्कोप लिखा जाएगा, ठीक है सर। दूसरा क्या है जी, नॉर्मेटिव रेफरेंस, नॉर्मेटिव रेफरेंस। तीसरा क्या होगा जी, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है जी। चौथा क्या होगा जी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पांचवा होगा जी लीडरशिप, ठीक है। छठा होगा प्लानिंग, सातवां होगा जी सपोर्ट, आठवां होगा जी ऑपरेशन, नौवां होगा जी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, 10वां होगा जी इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। ये 10 इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एनेक्स्चर SL में। और ये किसने लिखा जी, जो ISO के डायरेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्टिव कमेटी है जो डायरेक्टर्स की, उन्होंने ये डायरेक्शंस वाज़िया किए जी। इसमें लिख दिया है जी कि SL में स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में ये हाई लेवल स्ट्रक्चर लिख दिया कि जी आज के बाद जो भी स्टैंडर्ड आएगा वो इस स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड पहले में आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उसमें टर्म्स एंड डेफिनेशंस भी और हैं, लेकिन अब ये इन 10 पे आ गया। स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसको अच्छा, आज का हमारा काम यही है कि आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये 10 पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, ठीक। ये इसको अजबर करना है, जैसे मैंने इधर लिख दिया ना मयार, देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्कोप, उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, उसके बाद आपका टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एक जनरल व्यू लेते हैं कि है क्या चीज़। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, स्कोप आपको पता है किसी भी डॉक्यूमेंट का बाउंड्री वाज़िया करता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी वाज़िया करता है, ठीक है। ये कहाँ तक इसने एप्लीकेबल होना है, इसकी कहाँ तक इसकी एनफोर्समेंट है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि ये थाना जी इधर से लेके इधर तक उसकी इजारादारी, उसके आगे अगला थाना शुरू हो जाता है, राइट, वो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल जाए। तो स्कोप भी एक बाउंड्री है कि यार इस डॉक्यूमेंट का क्या स्कोप है जी, मेरा ये स्कोप है जी, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, मैंने ये काम करना है, राइट। इस अच्छा, दूसरा क्या है जी, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी बात करनी है, कुछ भी लिखना है, उसके कुछ ना कुछ रेफरेंसेस आपके पास होंगे। आपने किसी की बेस पे बात करनी है, बेसलेस बात तो नहीं करनी ना, तो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का होना ज़रूरी है। इसी तरह टर्म्स एंड डेफिनेशन, और जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड लिखेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें पहले उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन, कुछ एब्रीवेशन, कुछ उसके आप लिखेंगे कि भाई मैं इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आराम को भी लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब है,
कंपनी का क्या मतलब है, ठीक है जी, इस फिटिंग से क्या मुराद है, मतलब जो भी है वो आपकी जो भी टर्म्स एंड डेफिनेशन है वो वाज़ा कर देंगे उसमें। अच्छा, उसके बाद अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये 30-40 पेजेस का है, ये दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंटेड है, चाहे वो कोई वकाला है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई इंश्योरेंस की कंपनी है, कोई बैंक है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जो डायरेक्शन या रिक्वायरमेंट्स इसमें दी है ना, ये बड़ी जनरल से दी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने हर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना होता है कि इसको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फीड करूं, ठीक है ना। मतलब एक बैंक वाला है, वो इसको पढ़ के वो अपने स्ट्रक्चर में इसको फिट करेगा, हम कंस्ट्रक्शन वाले हम अपने स्ट्रक्चर में फिट करेंगे, आप अपने में करेंगे, हॉस्पिटल वाले अपने में करेंगे, इंश्योरेंस वाले अपने में करेंगे, बकाले वाला अपने में करेगा। छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब पे ये इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, इसलिए पहला काम क्या है कि पहला आपने जानना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे हम आपको याद होगा उर्दू में वो लिखते थे ना, वो कहते थे कि इसकी तशरीह करें, एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसको सलीस उर्दू लिखें, या एक शेर लिखा जाता था, उसकी तशरीह करें। तो हम उसका पहले सियाको सबाक लिखते थे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, शायर बात क्या करना चाह रहा है, ठीक है, शायर ये कहते हुए, महबूब की बात करते हुए ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जानना है। जब मुझे ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें मेरे लिए आसान होती जाएंगी, ठीक है ना। मुझे पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किधर खड़ा हूँ, करना क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो मुझे मेरे लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने क्या करना, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जानना है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। अब इंटरेस्टेड पार्टी क्या होती है, इंटरेस्टेड पार्टी की डेफिनेशन आप जब वो आपको 9000 दूंगा उसमें लिखी हुई है। इंटरेस्टेड पार्टी वो होती है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हम ये खाना खाते हैं, अब खाना खाने के लिए आप समझ एक प्रोजेक्ट है, खाना बनाना एक प्रोजेक्ट है, राइट जी, प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन हो सकती है, ठीक है, हर वो बंदा जो उस खाने से उस खाने के बारे में लिए गए डिसीजन से उस पर कुछ ना कुछ असर पड़े, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अब वो कहता है कि मैंने दाल नहीं खानी, कोई कहता है मैंने खानी है, मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली बंदा इफेक्ट हो, वो इंटरेस्टेड पार्टी है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टी है, अरामको, ठीक है, हम खुद, नेस्मा, हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे सप्लायर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर डीपली चले जाए PIDs, ठीक है, थर्ड पार्टीज, हर वो बंदा जिसका इस प्रोजेक्ट पे लिए गए डिसीजन से वो इफेक्ट हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इसको स्टेक होल्डर बोल सकते हैं, स्टेक होल्डर कहा जा सकता है दूसरे लफ्जों में, ठीक है। वो इंटरेस्टेड पार्टी है जिसका इसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो इंटरेस्टेड पार्टी है। तो आपने क्या करना है, वो कहता है कि सबसे पहले आपने जानना है अपनी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंटरेस्टेड पार्टीज ढूंढनी पड़ेगी, मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन है, ठीक है ना। जब मुझे इंटरेस्टेड पार्टीज पता चलेगी तो फिर मैं देखूंगा कि यार इस पार्टी की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसकी क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि हमारी अरामको की क्या नीड है हमसे, कि हम टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें, ठीक है। एक्सपेक्ट वो हमसे ये कर रहे हैं कि विद क्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि विद क्वालिटी उसकी नीड भी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम उनको दगा नहीं देंगे, धोखा नहीं करेंगे, फ्रेम नहीं करेंगे, राइट, हम उनके साथ फिर चलेंगे, ठीक है। ये उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशन भी है, उनकी ज़रूरियत के साथ साथ कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी कुछ नीड्स हैं। हमारी नीड्स है जी ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट, हमारी मैनेजमेंट की नीड है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना चाहिए, ठीक है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें टाइम पे परमिट मिलेगा, हमें कोई इशू नहीं आएगा साइड पे, ये नहीं कि इसी तरह थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, उसकी भी कुछ नीड्स होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। सबसे पहले हमारा काम है कि अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को जानना, फिर हर एक इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को जानना। अब ये कैसे जानना है, कौन से मेथडोलॉजी से जाना जा सकता है, मीटिंग्स की जा सकती हैं, ठीक है, कुछ सर्वे किया जा सकता है, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस ली जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, उसके 1000 मेथड्स हो सकते हैं, आप कोई भी ABC XYZ अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये आपने जानना है, ठीक।
अगला है जी कि स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। फिर अब जब आपको पता लग गया है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, मैं किस पे इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ और मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी है, तो वहाँ से आपके पास अगली एक राह निकल आएगी जहाँ से आप डिफाइन कर सकें कि मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कहाँ तक इम्प्लीमेंटेड है। लाइक अभी मैं इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ ना, मुझे क्लियर है कि ये जो BI 10-01547 है ना, ये इस पे इम्प्लीमेंटेड है। इसका जो नेम वाला प्रोजेक्ट उस पर नहीं इम्प्लीमेंटेड, इसका जो उधर जो प्रोजेक्ट है रास्ता नुरा वाला उस पर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसके जो हेड ऑफिस से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर नहीं है, NIT के प्रोजेक्ट हालांकि वो इसकी पार्ट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा स्कोप जो है वो इस प्रोजेक्ट का है। इसमें 4 बल्ब प्लांट आते हैं, उसमें मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इंस्ट्रूमेंट का है, कम्युनिकेशन का है, सिविल का है, ठीक है जी। ये चीज़ें मुझे क्लियर पता है। इसमें अलीसा आती है, इसमें जनाब थर्ड पार्टीज आती है, इसमें जनाब GH आती है, इसमें जैक आता है, इसमें SRM आती है, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आती है, मुझे क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, इंटरेस्टेड पार्टीज क्लियर है और उसके हमारा स्कोप क्लियर है कि हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ तक उसकी कह रहे अप्रोच है। बाद में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस, फिर हमने ये देखना है कि मेरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। हम जब आप देखें ना कोई भी सिस्टम है, सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स है, राइट, और एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगे। जैसे हमारे यहाँ सीधे से प्रोसेसेस आप देख लें, एक हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, एक हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल का प्रोसेस है, ठीक है, एक नॉन ऑडिट का प्रोसेस है, नॉन कंफर्मिटी कंट्रोल का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से जितने भी ये सिस्टम के प्रोसेसेस की बात हो रही है, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, स्मॉल एक्टिविटीज, सिविल एक्टिविटी हो गई, मैकेनिकल, ये एक्टिविटीज़ के जो प्रोसेसेस हैं उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं हो रही। वो तो एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर आगे वो छोटे छोटे प्रोसेस, सब प्रोसेसेस है, राइट। मेजर आपका एक कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, एक डिज़ाइन का प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, ठीक है ना। इस तरह से 4-5-6 आपके मेजर प्रोसेसेस हैं जिन्होंने मिलकर सिस्टम बनाना है, ठीक है ना। अब आपने ये जानना है कि आपके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि प्रोसेस का काम क्या है, प्रोसेस अप्रोच आपने वर्ड सुना होगा, प्रोसेस अप्रोच के कि लॉजिकल, हमने प्रोसेसेस को लॉजिकली इंटरलिंक करना है। अब प्रोसेस क्या होता है, कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, वो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट आती है, ठीक है। ये प्रोसेस इनपुट लेके आउटपुट देता है, वैल्यू ऐड करके कुछ ना कुछ, ठीक है। अब किसी एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट हो सकता है, सिंपल है, ठीक है ना। जैसे हमारा एक प्रोसेस है डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन का आउटपुट क्या है, ड्राइंग। तो हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग्स इनपुट है, उनका आउटपुट हमारे लिए इनपुट है। हम उनके क्लाइंट हैं, इंटरनल क्लाइंट है डिज़ाइनर के, कि भाई हमें दो, हमने काम करना है। इसी तरह प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का आउटपुट है मटेरियल, राइट, मटेरियल इनपुट है कंस्ट्रक्शन वालों का, ठीक है ना। इसी तरह से हर प्रोसेस का कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई 1 वे इंटरेक्शन होती है, किसी में 2 वे इंटरेक्शन होती है। इन सम ऑफ द केसेस हम जैसे कंस्ट्रक्शन नॉर्मल इंटरेक्शन क्या है जी, कि डिज़ाइनर का आउटपुट जो ड्राइंग्स हैं वो इनपुट बनेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। लेकिन सम ऑफ द केसेस जो इधर से इंफॉर्मेशन जाती है उसकी बेस पे डिज़ाइन होता है। जैसे हम इधर से भेजे, यार ये तो इधर केबल आ गई, आप क्या करेंगे, कहें इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या हम समटाइम कहते हैं जी टेक्निकल क्वेरी लिखते हैं, या समटाइम कोई साइट वेरिफिकेशन के अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो हम उसे कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सो नॉर्मल इंटरेक्शन क्या है कि उधर से जो आउटपुट आ रहा है, लेकिन ओकेजनली हम इधर से उधर को भी इंटरेक्ट करते हैं। सो 2 वे इंटरेक्शन है। और इसी तरह कुछ प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ 1 वे इंटरेक्शन रखते हैं, कुछ 2 वे रखते हैं, ठीक है ना। कुछ नॉर्मली 2 वे होता है कि दोनों का आना जाना रहता है, कुछ में होता है जो एक तरफ से नॉर्मल है, दूसरी तरफ से ओकेजनल है, कभी कभी इधर से भी इनपुट आ जाता है, राइट। तो ये हमने अपने प्रोसेसेस को क्लियर करना है कि मेरे प्रोसेसेस, ताकि प्रोसेस मैपिंग आसान हो आपके लिए। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें ना, आपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ को जानना, अपने कॉन्टेक्स्ट को जानना, ठीक है, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को जानना, ठीक है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को जानना,
उसके बाद अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप वाज़ा करना, और फिर उसके प्रोसेसेस को जानना, फिर उन प्रोसेसेस के इंटरेक्शंस को समझना। ये जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे ना, तो अल्टीमेटली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये है, उससे आगे हमारे पास काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है लीडरशिप का रोल। लीडरशिप का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप के ना 2-3 काम है। ठीक है, आपको पता है लीडरशिप जो होती है ना, वो एक पिवट रोल का काम करती है, एक एंकर का काम करती है।